असुरक्षित यौन संबंध या इन्फेक्टेड, हाँ, तो ये उसका कारण है। अभी आपने बोला कि AIDS, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, कभी विचार किया है इस पूरे ए से एक्वायर्ड? एक्वायर्ड मतलब क्या? एक्वायर्ड मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से, एक्वायर्ड मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से। उसके बाद क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी। इम्यून डिफिशियंसी का मतलब क्या हुआ? रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाना। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब कई प्रकार के लक्षण। पूरा मतलब समझ में आया एड्स का? नहीं समझे? तुम केवल यहाँ कथा सुनने के लिए आते हो, हम समझते नहीं है क्लास में। कौन कितना कॉन्शियस है और कौन कितना ऑब्जर्व कर रहा है, ये हमको पता नहीं चलता है। यही सवाल हम कल तुमसे पूछेंगे, तुम नहीं बता पाओ। इसलिए मेरा सजेशन है कि यहाँ जितना देर रहते हो कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास करो। अभी बीपीएससी का पता है ना क्या कट ऑफ गया था? जो भी देने वाले हैं जरा सतर्क रहें। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के किस राज्य में जीका वायरस के मामले सामने आए? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें हाल ही में, यानी करीब 10 दिन 15 दिन पहले की बात है, वहां जीका वायरस का मामला है? ये पहली बार है। वो राज्य है केरल। भारत में पहली बार जीका वायरस का मामला आया। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से जीका वायरस। ये जीका वायरस होता क्या है जी? जीका वायरस यदि किसी व्यक्ति को हुआ है तो कैसे होता है? यह भी मच्छरों से होता है। किससे होता है? किसी भी व्यक्ति में को जीका वायरस का संक्रमण किससे होता है? और उस मच्छर का क्या नाम है? एडीज। क्या नाम है? एडीज। अब यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि जीका वायरस, वायरस मतलब विषाणु है ना, लेकिन इसके आगे जीका जुड़ा हुआ है। ये जीका क्या बताता है? दरअसल जीका युगांडा का एक जंगल है, जीका फॉरेस्ट। जीका फॉरेस्ट कहाँ है? युगांडा। और युगांडा के जीका फॉरेस्ट में 1947 में पहली बार जीका वायरस को ट्रेस किया गया था। और बाद में वो अफ्रीका से ही एशिया तक पहुंचा है ये वायरस। इसका मूल कहाँ है जीका वायरस का? युगांडा। युगांडा कहाँ है? लिखे हो? लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जीका वायरस से यदि कोई इन्फेक्टेड हो गया तो उसके शरीर पर कौन से लक्षण दिखाई पड़े? बुखार, शरीर पर चकता, मांसपेशी एवं जोड़ों में दर्द। ठीक है, ये उसके सामान्य लक्षण जीका वायरस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उदयन माने, उदयन माने का संबंध किस खेल से है? आंसर है गोल्फ। आखिर क्या कारण है कि उदयन माने को यहाँ पे मैंने सवाल, इससे संबंधित सवाल मैंने आपसे पूछा है। बहुत से खिलाड़ी हैं लेकिन इनका ही नाम मैंने यहाँ क्यों डाला है? तो गोल्फ से है, गोल्फ में और भी खिलाड़ी हैं। तो इसलिए क्योंकि हाल ही में उदयन माने ने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के दूसरे गोल्फर। टोक्यो ओलंपिक 2021
के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। ये गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। पुनः एक बार टोक्यो ओलंपिक पर आते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेलों को आयोजित किया जा रहा है? अभी जो ओलंपिक चल रहा है 38 कि 33? कहाँ पर है? 38। ठीक से पढ़िएगा एक बार और। इस बार कुछ नए खेलों को भी शामिल किया गया ओलंपिक में। हाँ, 3 खेल। कौन कौन? हम बताते हैं 4 खेल। पहला कराटे, दूसरा सर्फिंग, तीसरा स्केट बोर्डिंग और चौथा स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 खेलों को शामिल किया गया। पहला कराटे, दूसरा सर्फिंग, पहला कराटे, दूसरा सर्फिंग, तीसरा स्केट बोर्डिंग और चौथा स्पोर्ट क्लाइंबिंग। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अमेजन, अमेजन द्वारा भारत के किस शहर में पहले डिजिटल केंद्र का उद्घाटन किया गया? अमेजन द्वारा भारत के किस शहर में पहले डिजिटल केंद्र का उद्घाटन किया गया? क्या हुआ जी? आप 33 लिखिए, फिर हम एक बार देख के आपको बताएं। अमेजन द्वारा भारत के किस शहर में पहले डिजिटल केंद्र का उद्घाटन किया गया? कौन सा शहर है? सूरत। कहाँ है ये डिजिटल केंद्र? क्या करेगा, क्या उद्देश्य है इसका? एमएसएमई का नाम सुना है आपने? एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज या इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो ये डिजिटल केंद्र क्या करेगा कि एमएसएमई को ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का नाम सुना है? ई कॉमर्स के फायदों के बारे में बताए। क्या करेगा? देखिए, यह एमएसएमई को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में बताएगा। अमेजन क्या है ना? तो अमेजन स्वयं एक ई कॉमर्स का से जुड़ा हुआ है? नहीं। अमेजन की स्थापना कब की गई थी? 1994। वर्तमान में अमेजन के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? एंड्रयू आर जेसी। एंड्रयू आर जेसी कौन है? एंड्रयू आर जेसी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14।
हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को रेल लिंक से जोड़ा गया है? आंसर मणिपुर। मणिपुर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट का नहीं। मणिपुर की राजधानी, वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। कौन है? राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। नाम सुने हैं? मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर का गठन कब किया गया? एक राज्य के रूप में मणिपुर का गठन कब हुआ? 1972, 1972। मणिपुर की सीमा किस देश के साथ मिलती है? म्यांमार। ठीक है। म्यांमार की राजधानी? नेपीता। अभी हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश या दक्षिण या भारत के किस पड़ोसी देश में सैनिक तख्ता पलट हुआ है? म्यांमार। सैनिक तख्ता पलट से पहले म्यांमार के राष्ट्र प्रमुख कौन थे? आंग सान सू। नाम सुने हैं उनका? आंग सान सू। उनकी पार्टी का क्या नाम है आंग सान सू का? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। क्या नाम है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। से संबंधित और सवाल। यादम्बू की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और बर्मा के बीच, 1826। बिमस्टेक का नाम सुना है आपने? बिमस्टेक। तो सवाल इस तरीके से बनता चला जाएगा, मेरा ये कहना है। एक सवाल को पकड़िएगा तो कम से कम 100 सवाल तो जरूर बनेगा। अब क्या है, हम पहले वाला काहे बोले? पहले तो बर्मा नाम था, म्यांमार काहे बोल रहे? तो ये है। देखिए, मैं आते हैं मणिपुर पे। मणिपुर भारत का एक राज्य है जो प्राकृतिक रूप से काफी ही मनोरम है। और मणिपुर को भारत का गहना क्या कहा जाता है? भारत का गहना। ठीक है। कहा यह जाता है कि पोलो खेल का नाम सुने आप लोग? पोलो, उस खेल की शुरुआत मणिपुर से ही हुई। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। भारत का भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? आंसर क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते हैं ना? आंसर भी। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या उद्देश्य है इसका? इसकी स्थापना का उद्देश्य
कृषि निर्यात को बढ़ाना। क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य तय किए गए हैं? 2022 तक कृषि निर्यात को दुगना करना। क्या लक्ष्य है? 2022 तक कृषि निर्यात को दुगना करना। अर्थात 2022 तक कृषि निर्यात को $60 बिलियन राशि की वृद्धि करना। कृषि निर्यात में कितने का? $60 बिलियन। ये कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में जो किया गया है वो किसके सहयोग से? नाबार्ड। नाबार्ड का नाम सुने आप लोग? कब स्थापना हुई? बहुत अच्छा। क्या करता है नाबार्ड? ग्रामीण बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करती है। कौन सी सुविधा? पुनर्वित्त। पुनर्वित्त मतलब वैसी वित्तीय संस्थाएं या बैंक जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त मुहैया कराती है, उन संस्थाओं को वित्त कौन देता है? आया समझ में? इसकी स्थापना कब हुई? और ये तो समझ ही गए होंगे कृषि निर्यात सुविधा केंद्र क्या है, कहां स्थापित किया गया है, क्यों स्थापित किया गया है। कृषि निर्यात को 2022 तक क्या करना है? $60 बिलियन का इजाफा करना है कृषि निर्यात। अब ये सवाल पीटी में भी आपके लिए जरूरी है और मेंस में। जब यही सवाल मेंस में होगा कि बताओ भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात या कृषि के विकास के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, तो उसमें एक आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक पॉइंट बनेगा कि नहीं कि हाल ही में पुणे में कृषि निर्यात केंद्र की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य कृषि निर्यात को दुगना करना। होगा कि नहीं होगा? ठीक। कैसे इंटीग्रेट किया जाता है अपने आंसर को, ये यहां आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? यूरो कप फुटबॉल, यूरो कप 2023 का विजेता कौन है? आंसर क्या है? इटली। देखिए ये एकदम सीधा सा सवाल, पूरी तरह फैक्चुअल है। यूरो कप का संबंध किससे है? फुटबॉल। ठीक है। 2023 2021, ठीक है। तब विजेता कौन है? इटली। किसको हराया? इंग्लैंड को। यूरो कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल से ना है जी। अब यहाँ पे इटली के विषय में यदि आप चाहें तो कुछ जानकारी ले सकते हैं क्या, लेकिन ये पूरी तरह फैक्चुअल है। लेकिन यहाँ इसलिए मैंने दिया है कि स्पोर्ट्स से भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है, इंग्लैंड को हराकर जीता है। और यूरो कप को किस नाम से जानते हैं? यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। किस नाम से? यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक, देखिएगा, भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है देहरादून। क्या आंसर है? कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड। क्रिप्टोगैमिक का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोगैमिक का मतलब छिपा हुआ प्रजनन। क्या होता है? छिपा हुआ प्रजनन। कहने का मतलब ये कहता है कि क्रिप्टोगैमिक ये पौधों की वैसी प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें बीज नहीं होता। क्या नहीं होता है? बीज नहीं होता है।
और वैसे पौधों का जो उद्यान है वो आपको देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं क्रिप्टोगैमिक का कुछ, वैसे पौधों का कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ, रबर, लाइकेन का नाम सुने हैं? हाँ, शैवाल, कवक, ये सब के सब क्रिप्टोगैमिक। कवक, लाइकेन, शैवाल, ये सब के सब क्रिप्टोगैमिक है। क्रिप्टोगैमिक प्रजातियों को जीवित रहने के लिए कैसी जलवायु चाहिए? नम, नम जलवायु में ही ये जीवित रहती है। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड से संबंधित एक रिसेंट बड़ा ही अभी हाल ही का एक सवाल है, पूछ लेते हैं आप लोगों से। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? इसी से पता चलेगा कि पेपर आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। कितना दिन पहले की बात है बोलिए? 15 दिन है ना? बता दीजिए कौन है। ऑप्शन हम क्यों दें? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 18। 18 है, बिहार के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई? आंसर क्या है? अभी अब पटने में ना है हम लोग। बिहार के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना? पटना। पटना में कहा? पटना कॉलेज परिसर। पटना कॉलेज देखे हैं आप लोग? इसी परिसर। डॉल्फिन क्या है? मीठे पानी का जीव है, नहीं, एक जलीय जीव डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई। प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और उसी के तहत पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। पटना को ही क्यों चुना गया? गंगा नदी, क्योंकि गंगा डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में डॉल्फिन जो है वो पाया जाता है, और इसके संरक्षण की जरूरत पड़ी है क्योंकि अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? पता है आप लोगों को? गांगे डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु गांगे डॉल्फिन को घोषित किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। संपूर्ण टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख के विषय में क्या क्या जानते हैं? अभी लद्दाख का स्टेटस क्या है? यूनियन टेरिटरी। कब गठित किया गया? 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत। ठीक है, लद्दाख का ज्योग्राफी बता सकते हैं?
ठीक है, उसका आसपास के भूगोल को, लद्दाख के पूरब में कौन है? तिब्बत। पश्चिम में जम्मू कश्मीर। गिलगित बाल्टिस्तान का नाम सुने हैं? कहाँ है अभी? पीओके में, वो उससे जुड़ता है। और इसके दक्षिण में कौन? बहुत अच्छा, ठीक है। अक्साई चीन का नाम सुने हैं आप लोग? वो लद्दाख का ही मैदानी भाग है। अभी किसके नियंत्रण में? कब नियंत्रण किया था? तो ये याद रखिए। क्या? हाँ, पेगोंग झील का नाम सुना है? विश्व का सबसे ऊंचा। पेगोंग झील कहाँ है? लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना है, जानते हैं ना जी? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन पढ़ो तो। किस विश्वविद्यालय को बंग बंधु चेयर, किस विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में बंगा बंधु नहीं, बंग बंधु चेयर का निर्माण किया गया है? आंसर क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1922। कब स्थापित किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति का क्या नाम है? बता सकते हैं आप लोग? यदि नहीं बता सकते हैं तो जानना आपके लिए जरूरी है। उनका नाम है वेंकैया नायडू। क्या नाम है? कौन है वेंकैया नायडू? याद रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय। अब आते हैं बंग बंधु। ये बंग बंधु कौन है? शेख मुजीबुर रहमान का नाम सुना है आपने? कौन थे शेख मुजीबुर रहमान? बांग्लादेश के संस्थापक। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को उन्होंने लीड किया और भारत के सहयोग से एक नया देश बांग्लादेश बना। किससे कटकर? पाकिस्तान से। और उसके संस्थापक कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा जाता है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी इन्हें कहा जाता है। ये बांग्लादेश के गांधी हैं। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? कौन? शेख कौन है? उन्हीं की बेटी शेख हसीना। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है।
अब ये सवाल यहाँ पे ये बनता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बंग बंधु चेयर का स्थापना क्यों किया गया, क्यों किया गया? ताकि बांग्लादेश के विकास की बेहतर समझ भारतीयों में बने, यानी भारतवासियों में बांग्लादेश के विकास की समझ को बढ़ाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंग बंधु चेयर का स्थापना किया गया है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, 2021 में बांग्लादेश अपने आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। कैमी बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की मुद्रा चक्का, राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के राष्ट्रपति? आपसे पूछेगा तो राष्ट्रपति पूछेगा, प्रधानमंत्री नहीं पूछेगा, क्योंकि बच्चा बच्चा लगभग पढ़ने वाला तो जानता ही है शेख हसीना। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद इस बार बांग्लादेश से सवाल पीटी में रहने की पूरी संभावना है जी, क्योंकि वो 50वीं वर्षगांठ मना रहा है अपना, समझ रहे हो? चाहे शेख हसीना पर पूछे या बांग्लादेश के गठन पर पूछे या बांग्लादेश से सटा हुआ कोई सीमावर्ती राज्य पर पूछ दे भारत का, या भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है ये पूछ दे, तो इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब सारे दृष्टिकोण से इस पर एक सवाल जरूर बनेगा कोई ना कोई, समझ रहे हो? तो ये हुआ आज का आपका वर्कशॉप।